हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2026 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ में हम लोग आते हैं। आज हमारा पहला पार्ट है यूपीएससी के रिगार्डिंग और यूपीएससी का जीएस का पहला पेपर का पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, अ सिटीजन में लूज हिज और हर सिटीजनशिप व्हेन। एक सिटीजन अपना सिटीजनशिप कब लूज कर सकता है? तो एक सिटीजन जो है क्या पूछ रहा है, लूज करने के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग आर्टिकल आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में हम लोग देखते हैं सिटीजन के आर्टिकल की बात होती है। आर्टिकल 5 टू 11 में हम लोग सिटीजन के आर्टिकल की बात होते हुए देखते हैं। वहाँ हमने देखा, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स नहीं था, ये 7 ईयर्स था। कितने? 7 ईयर कंटिन्यूअसली। तो आप सिटीजन लूज कर सकते थे। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और सॉरी, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से देखिए दो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो सेकेंड तो हमारा वैसे भी सही ही होना चाहिए। सी या ही हैज शॉन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो डिसलॉयल्टी शो करेगा उसको तो सिटीजनशिप से हटाया ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के बाद, हैज बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। मतलब आपको सिटीजनशिप लेने के लिए एक ट्रिक है, ब्रांड। सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगा? बाय बर्थ आपको मिल सकता है, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है, बाय बर्थ मिल सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, एक्विजिशन से मिल सकता है, नेचुरलाइजेशन से मिल सकता है, नेचुरलाइजेशन से मिल सकता है। और डी बोले तो ये डिसेंट की बात कर रहा है, डिसेंट बाय डिसेंट मेथड। तो आप किसी भी मेथड से हम लोग जनरली नहीं बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन मेथड से या नेचुरलाइजेशन मेथड से यदि आपको सिटीजनशिप दिया गया है, तो 5 साल के अंदर यदि आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में, एनी कंट्री कहीं पे भी, यदि 2 साल के लिए आपको जेल की सजा हो जाती है, तो आप अपना सिटीजनशिप इंडिया से लूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम लोग मूव करेंगे, डेट इज सेकेंड और थर्ड, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हैं और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहली बार ये मिनर्वा मिल केस में दिया गया था? नहीं। मिनर्वा मिल केस कब दिया गया था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कब दिया गया था, ठीक है। लेकिन मिनर्वा मिल केस में ये पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या बेसिक स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट पावर देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे। पूछा है करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ना ही 1 है ना ही 2 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली सेटअप नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो रिसेंटली सेटअप किया गया है, उनके बारे में कुछ स्पेशल बात। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो रिसेंटली सेटअप किया गया है उसके बारे में क्या बात करना था? यहाँ बात क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। द बोर्ड इज सेटअप टू प्रमोट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट। The board is set up to promote research and development of a new turmeric product. बिल्कुल, नेशनल टर्मरिक
बोर्ड जो सेटअप हुआ है वो नए टर्मरिक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या उनमें रिसर्च करने के लिए सेटअप तैयार किया गया है। ठीक है। The board will operate under Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Ministry of Commerce and Industry। बिल्कुल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ही अंदर ये वर्क करेगा बोर्ड। द बोर्ड हेड ऑफिस केरला में है? नहीं, केरला में तो नहीं है सर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये कर्नाटक में है, आंध्रा में है, या केरला तो खैर ऑप्शन में था ही, केरला में है, या ये और कौन स्टेट बच गया, यूपी में है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है, या इन चारों में से कहीं नहीं है, कहीं और है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बोर्ड का हेड ऑफिस, कौन सा बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसका हेड ऑफिस कहाँ सेट किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे सेट किया गया है, वेयर, कमेंट। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएंगे। तब तक अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन स्टेटमेंट के हिसाब से। ऑप्शन पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द प्रियम्बल इज जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल तो नहीं है सर, इनजस्टिसिएबल है सर। जस्टिसिएबल केवल और केवल फंडामेंटल राइट है। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सभी इनजस्टिसिएबल है सर। ठीक है। आज हम लोग पॉलिटी के सवाल कर रहे हैं, तो पॉलिटी में हमें यही सब देखने को मिलेगा। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी इनजस्टिसिएबल हैं, जबकि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। प्रियम्बल अपने आप में एक पार्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। अब देखिए ऑप्शन ए में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिग्निफिकेंट सर्ज इन नोरोवायरस, क्या है, नोरोवायरस केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ नोरोवायरस के केस रिपोर्ट किए गए हैं। ये नोरोवायरस जो है, ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, नोरोवायरस किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो नोरोवायरस कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बिल्कुल कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी स्प्रेड होता है। फीकल ऑरल रूट से भी स्प्रेड हो सकता है। कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन लाइक शेकिंग हैंड से भी हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3, ये तीन के तीनों अपने जगह पे सही हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव करेंगे, जहाँ पे ये कह रहा है सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। 1 स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला सवाल है पॉलिटी में। Who among the following was not, who among the following was not the member of drafting committee of the constituent assembly? किसी भी constituent assembly के drafting committee के member कौन नहीं है? constituent assembly के, constituent assembly कब बना था? मैं 1946 में बना था। constituent assembly 1946 में बना था, दिसंबर में बना था। ठीक है, दिसंबर 1946 में बना था। कितना दिसंबर को? 9 दिसंबर 1946 को बना था। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट करके बताएंगे। और बाद में 13 दिसंबर को फिर प्रेसिडेंट सर्वसहमति से बनाया गया, किनको?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे कौन थे? एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनको उनके एज को देखते हुए, उनके क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन को देखते, क्वालिफिकेशन नहीं, एज को देखते हुए, उनका एज को सम्मान करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को हम लोग 9 दिसंबर को क्या किए? प्रेसिडेंट बना दिए, जो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे। फिर 11 दिसंबर को चुनाव हो गया और 13 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रह गए। आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कमेंट करके कि ये प्रेसिडेंट कौन थे? क्या उनका नाम एस से स्टार्ट होता था? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, 7 मेंबर उसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 मेंबर थे। ये जो 7 मेंबर्स थे, इन 7 मेंबर्स में से डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी जो थे, वो क्या थे? चेयरमैन थे। वो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अब यहाँ बताइए कि कौन इनमें नहीं थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन नहीं थे भैया? ड्राफ्ट ये हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी में ये 7 मेंबर थे, और इन 7 मेंबर्स में से कौन नहीं थे? जेबी कृपलानी साहब नहीं थे। क्या यहाँ पे आपको जेबी कृपलानी साहब का नाम दिखाई दिया? मुंशी जी का नाम दिखाई दिया? मोहम्मद सदाउल्लाह का नाम दिखाई दिया? कृष्णामाचारी जी का नाम दिखाई दिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, माधव राव जी थे, के एम मुंशी जी थे, ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर जी थे, लेकिन जेबी कृपलानी साहब यहाँ पे नहीं थे। तो हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या कैरेक्टर है? मतलब सीधा सा बात है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस पूछ रहा है। प्रेसिडेंशियल बोले तो यूएसए, और पार्लियामेंट्री कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, हमारा प्यारा भारत में है। ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं। उनमें से डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री दो तरह के होते हैं। उनमें से आपको कैरेक्टर बताना है पार्लियामेंट्री का। तो पार्लियामेंट्री में प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिल्कुल होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो होता है जो हम लोग कहते हैं कि मंत्री, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। ये आर्टिकल कितने में दिए हुए हैं? 73, 74, 75, 76, 4 ऑप्शन। आप बताइए कौन सा ऑप्शन में है? आर्टिकल कितने में दिए हुए हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होते हैं। राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट लेजिस्लेचर डिजॉल्व्ड, बिल्कुल लेजिस्लेचर को डिजॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप एजीआई के नाम से भी शॉर्ट में लिखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, ही also enjoy all power related to immunities and privileges similar to a member of parliament। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट सारे राइट और पावर दिए गए हैं। वो बस वोट नहीं दे सकता है, बाकी पार्लियामेंट के हर एक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या सही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होंगे।
ही ऑटोमेटिकली रिजाइन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद इनको ऑटोमेटिकली रिजाइन नहीं करना होता है। ये रहना चाहे तो रह सकते हैं, या नहीं तो प्रेसिडेंट इनको हटा देते हैं। इन केस हम लोग देखते हैं, बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट है पहला और दूसरा। तीसरा ऑटोमेटिकली रिजाइन करने का कोई प्रावधान नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग मूव कर चुके हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली द वर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी, सबसे पहली बार क्रायोबॉर्न बेबी कोरल हैव बीन सक्सेसफुली प्लांटेड। ठीक है, एक्चुअली ये बेबी नहीं है, वर्ल्ड का पहला क्रायोबॉर्न बेबी कोरल है। ये हमको पूरा यहाँ तक मार्क करना था। क्रायोबॉर्न बेबी कोरल, ठीक है। ये क्रायोबॉर्न है क्या, बेबी कोरल्स। ठीक है, हैव सक्सेसफुली प्लांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, कौन से फॉलोइंग साइट में ये सक्सेसफुली प्लांट किया गया है बेबी कोरल्स, जो कि वर्ल्ड का पहला क्रायोबॉर्न है। तो यहाँ पे नन अदर देन ग्रीन बैरियर रीफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्चुअली ये करेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये करंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको याद रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ में वर्ल्ड का पहला क्या किया गया है, क्रायोबॉर्न बेबी बेबी कोरल का प्लांटेशन किया गया है सक्सेसफुली। The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right. कह रहा है the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental right and DPSP. ठीक है, they together constitute the core of commitment to social revolution. They are like two wheels, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है व्हील की तरह। किसका, टू व्हील्स ऑफ ए चैरियोट, रथ का, व्हील्स ऑफ चैरियोट। ठीक है, वन नो लेस देन अदर, कोई किसी से कम नहीं है। ना फंडामेंटल राइट को आप इग्नोर कर सकते हैं, ना डीपीएसपी को इग्नोर कर सकते हैं। टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर द अदर, मतलब एक बार बात चल रही थी कि फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के आगे रखा जाए या डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से आगे रखा जाए। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि ना फंडामेंटल राइट को आप आगे कर सकते हैं, ना फंडामेंटल राइट को आप पीछे कर सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी की तरह ही है और दोनों एक दूसरे के साथ में चलने वाला है। कोई किसी से आगे या कोई किसी से पीछे नहीं होगा। मतलब है कि किसी के से सपोर्ट में किसी दूसरे को आप नुकसान करके कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहता है पैसेज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का पैसेज है, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में ये पैसेज दिया गया है। तो ये जजमेंट है मिनर्वा मिल जजमेंट का। ठीक है, मिनर्वा मिल केस हुआ था, मिनर्वा मिल केस हुआ था, उस केस में ये जजमेंट दिया गया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे टुगेदर constitute the core commitment to social revolution. They are like two wheels of a chariot. No one has less than the other. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution.
यदि हम किसी को एक दूसरे के ऊपर में रख करके कोई डिसीजन देते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हार्मोनी को डिस्टर्ब करेगा। समझ में आ रहा है? मिनर्वा मिल केस। इसी प्रकार हमने करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो एसएससी बैंकिंग और बाकी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड होगा। आप एक बार यदि बाकी एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं अदर देन यूपीएससी, तो मैं एक बार सजेशन दूंगा कि आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोज, हिंदी और इंग्लिश के वीडियोज यदि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। Which of the following right are available only to citizens and not available to non citizens? अब देखिए, यदि ये राइट की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है और ओनली ओनली इंडियन सिटीजन की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं फंडामेंटल राइट कहाँ पे पाया जाता है जी? फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 12 से 35 तक में। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं, दीज 5 आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ओनली इंडियन सिटीजन के लिए ही है। ओनली इंडियन सिटीजन के लिए ही ये फंडामेंटल राइट है, और बाकी जो बच गए वो सभी अदर्स। अदर्स कौन सा? रेस्ट। देन दीज 5, इन पांचों के अलावा जो बच गए वो सभी के लिए, सिटीजन नॉन सिटीजन सबके लिए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 आएगा। अब यहाँ देखिए, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए ये हम लोग सॉरी ये हम लोग बात करते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये आपका 25, 26, थोड़े से मैं कंफ्यूज हूँ, 25 आएगा या 26 आएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा, मेरे कहने का मतलब है कि ये 25 या 26 होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, इसमें अभी रहने देते हैं। ये 15, 16, 19, 29 और 30 में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। राइट टू प्राइवेसी भी नहीं आएगा। द राइट टू असेंबली पीसफुल्ली, ये भी 19 में है। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 सही है, स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे कि राइट टू ओनली सिटीजन के लिए जो राइट होगा वो 15, 16, 19, 29 और 30, बस यही राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम सिटीजन के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not unitary feature? Unitary feature of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूनिटरी फीचर क्या है? नहीं है। क्या नहीं है? तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे हमारे किसी स्टेट को फॉलो करना हो, चाहे हमारे यूनियन को फॉलो करना हो, यानी कि केंद्र सरकार को फॉलो करना हो या स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना हो, हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन भी हमारे पास सिंगल ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस भी हमारे पास जो है वो राज्यसभा से सीट को एलोकेट किया जाता है। राज्यसभा से सीट को एलोकेट किया जाता है। डेट इज ऑल इंडिया सर्विस इज राज्यसभा डेडिकेटेड। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म जो है ये हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर में काउंट नहीं होगा। ठीक है,
Bicameralism is not an unitary feature. Which of the following is not a unitary feature of Indian Constitution? तो bicameralism हम लोग कहेंगे ये unitary feature नहीं है. बाकी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सभी यूनिटरी फीचर कहलाएंगे. विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, सीवीसी के बारे में कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. बिल्कुल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो तब रहता है ना जब ये 1950 से पहले बनता, कॉन्स्टिट्यूशन में बनता. ये तो उससे बाद में बना है. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. इट्स चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट यदि पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे. ठीक है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये एक स्टेशनरी बॉडी है. और चेयरमैन और मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज करेक्ट. हम लोग बात करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन that president is bound by aid and advice of council of minister. 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लाया गया था, किनके द्वारा? इंदिरा गांधी, उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी लाया गया था और फिर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया था जेपी नारायण जी के द्वारा. तो उसके बाद केस को जीतने के बाद 1976 में मैडम ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया. और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे. फंडामेंटल ड्यूटी को भी इसी में ऐड किया गया था. और बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से आप इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. और उनमें से एक बदलाव ये भी था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. ये 42nd अमेंडमेंट का कहानी है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हुए हम लोग बात करते हैं इंडिया के. स्टेट्स कमिटी या कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट वाज हेडेड बाय. स्टेट्स कमिटी या कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स वाज हेडेड बाय सरदार पटेल नहीं. जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल. राजेंद्र प्रसाद नहीं. जेबी कृपलानी साहब नहीं. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ मूव करेंगे. और मैंने कुछ ऐड किया है. ऐड किया है. क्या ऐड किया है? आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो से आप देखेंगे कि कोर कमेटी जो बना था, उस कोर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन कौन थे और कितने कोर कमेटी बने थे. मैंने सारे नहीं नोट किए हैं, मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखा है जो आप देखेंगे अगले स्लाइड में. दिखा? डेट इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेडेड था. मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं हेड ऑफ द कमिटी. ठीक है. हेड ऑफ द कमिटी कौन थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है. अच्छा, यहाँ डॉट छूट गया ना, ये भी एक पॉइंट है. यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा. प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के द्वारा. ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इनके चेयरमैन थे. ड्राफ्टिंग कमेटी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, इस पे 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे,
जिनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो चेयरमैन थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड किए जा रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हेड किए जा रहे थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल जी के द्वारा हेड किए जा रहे थे। और स्टेट्स कमेटी जो आपका अभी क्वेश्चन था, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड किए जा रहे थे। आपका क्वेश्चन था स्टेट कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला सवाल है वाइसराय, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, द अबव स्टेटमेंट आर फीचर्स ऑफ विच फॉलोइंग एक्ट। ये पूछा, ये जो फीचर ऊपर दिए गए हैं वो कौन से एक्ट को डिनोट कर रहा है, जो नीचे लिखे हैं। फीचर ऊपर है, एक्ट नीचे है। हम लोग देखते हैं। वाइसराय वाज मेड द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये 1857 के बाद हुआ था। 1858 में कंपनी जब कंपनी रूल खत्म किया गया और क्राउन रूल स्टार्ट किया गया। क्राउन रूल स्टार्ट किया गया। ठीक है। जब कंपनी रूल को खत्म किया गया और क्राउन रूल को स्टार्ट किया गया, उसी को हम लोग कहते हैं 1858 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये तो आपको पहले स्टेटमेंट से ही पता चल गया ना जी। अब सेकेंड और थर्ड पढ़ लीजिए। इट कंस्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बिल्कुल 15 मेंबर का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जा रहा था। इट एबोलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट एबोलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में चलेंगे। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्लियामेंट प्रोवाइड, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो किसके कहने पे लाया जाता है, राज्यसभा की जिम्मेदारी होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना। तो बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ विद सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा, नहीं, यहाँ पे राज्यसभा पहले इसको लाएगा। बाय अ रिजोल्यूशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दिखा, बाय द रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही हम लोग राज्यसभा बोलते हैं ना सर। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी तो बोलते हैं। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा या अपर हाउस के नाम से जानते हैं। सपोर्टेड कितने से, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, किसका, ऑफ राज्यसभा का। और यही विचार यहाँ से लाया जाएगा और तब जाकर के ऑल इंडिया सर्विसेज में क्रिएशन किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, गलत। बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, गलत। बाय पासिंग ऑर्डिनरी लॉ इन लोकसभा, तो बिल्कुल गलत। हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग: economic justice, liberty of faith, dignity of individual, the integrity of the nation. Economic justice, liberty of faith, dignity of individual, the integrity of the nation. How many of the above objective are mentioned in the preamble to the Indian Constitution? अब देखिए, मैं तो आपको बता दूंगा कि प्रियम्बल के सभी चार के चारों यहाँ अवेलेबल हैं।
प्रियम्बल में आपने इकोनॉमिक जस्टिस को भी देखा है, लिबर्टी ऑफ फेथ को भी देखा है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को भी देखा है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी देखा है। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी को मार देंगे और साथ ही साथ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पास प्रियम्बल लेकर के आए हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कैसा जस्टिस? इकोनॉमिक। क्या ऑप्शन में था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या फेथ की लिबर्टी ऑप्शन में थी? देख लीजिए एक बार। इकोनॉमिक जस्टिस ऑप्शन में था, लिबर्टी ऑफ फेथ ऑप्शन में था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब हम लोग खोजते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्या प्रियम्बल में है? देखिए ऑप्शन में था। आगे बढ़ते हैं, एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो क्या आपको इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिला? इकोनॉमिक जस्टिस, फेथ ऑफ लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और इंटीग्रिटी, क्या ये सभी चीजें आपको मिली? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ फेथ, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब के सब आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेंगे। तो ऑल आर करेक्ट या ऑल आर अवेलेबल ऑन प्रियम्बल। ठीक है, बस इसी प्रकार एक्चुअली मैं पिछले 8 साल से बायोलॉजी के फैकल्टी भी रहा हूँ और आज करंट स्टेटस मेरा ये है कि मैं एक वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ यूपीएससी भी मेरा एक सपना है। तो यूपीएससी के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने मेंस भी लिखा है। तो मैं अपने एम के बायो नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिनका लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके जान पहचान में, आपके भाई बहन में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोसी में, आपके दोस्तों में कोई यदि मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए इच्छुक हो या मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा यूट्यूब का वीडियो अवेलेबल है। अभी से लेके नीट तक मैं डेली इसमें कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया करूंगा और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। आप उन्हें सजेस्ट कीजिए और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम लोग अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग राजा ऑफ बनारस। क्या बात हो रही है? राजा ऑफ बनारस की, महाराजा ऑफ पटियाला की और सर दिनकर राव की। ये नाम कहीं आपने पढ़ा है क्या? ये नाम कहीं आपने पढ़ा है क्या? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीन नाम जो हैं, ये तीन ऐसे नाम हैं जिसे आपने कहाँ पढ़ा है? जिसे आपने पढ़ा है, नॉमिनेटेड नाम है। किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1862 में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे ये तीन नाम काउंसिल में ऐड करने के लिए, और ये तीन के तीनों नाम काउंसिल में ऐड करने के लिए ऐड किए गए थे और ये ओनली 3 नेम थे। इनके अलावा और कोई नहीं था। आप उस समय 1862 में जिस समय ये नाम नॉमिनेट किया गया था, उसमें सिर्फ यही तीन नाम था, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव।
ठीक है। तो आप राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ये 3 नाम याद रखेंगे। ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है। ये नॉमिनेट किए गए थे किनके द्वारा? नॉमिनेट किए गए थे किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके लिए? काउंसिल में ऐड करने के लिए 1862 में। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एनसीसी, एनसीपीसी। ठीक है, 1973, हाउ मेनी above implement the principle enshrined in the directive principle of state policy। अब देखिए ये कह रहा है डीपीएसपी में क्या क्या आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा आर्टिकल में आता है, कौन सा आर्टिकल में आता है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डीपीएसपी में आता है। बैंक का नेशनलाइजेशन डीपीएसपी का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डीपीएसपी का पार्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डीपीएसपी का ही पार्ट है। तो ये सभी के सभी डीपीएसपी के पार्ट हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये चारों में से कौन सा किस आर्टिकल में आता है। और रिसेंटली इंटरपोल हैज पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस। Recently, Interpol has published its first ever silver notice। इंटरपोल एक सिल्वर नोटिस पब्लिश किया है, जो कि पहली बार किया है। और ये सिल्वर नोटिस किनसे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड हैं ट्रेसिंग एंड रिकवरिंग क्रिमिनल असेट से। ट्रेसिंग एंड रिकवरिंग क्रिमिनल असेट से एसोसिएटेड हैं। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनमें से आपको फाइंड आउट करना है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स ओनली फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जहां कहीं भी ये टर्म आता है ओनली, ओनली, यूपीएससी के एग्जाम में एकदम तुरंत इसको मार्क कीजिए, तुरंत इसको मार्क कीजिए। और आप मान के चलिए कि 99% या 95% ही रखिए, 95% ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको गलत करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 में हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश से लाया गया है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से उठा करके लाया गया है। यूएसए के लॉ को कॉपी किया गया है। ठीक है, और ब्रिटिश से लाया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, एज पर द सुप्रीम कोर्ट equal and unequal, as per the Supreme Court equal and unequal are treated differently, आर्टिकल 14 नॉट अप्लाई। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि इक्वल और अनइक्वल को यदि हम डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल ये सही बात है। उनका कहना है कि जो अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के थ्रू, और उनको इक्वल के कैटेगरी में लाया जा सकता है। तो ये सेकंड सही है, फर्स्ट वाला गलत है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए होगा, तो अंक प्लस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो
बिल्कुल साफ-सुथरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे द्वारा पेन से लिखे गए जो शब्द हैं, उसे यदि आपको याद रखना है या नोट करना है, तो आप इसे वीडियो के माध्यम से ही नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो ऊपर से पेन से लिख रहा हूँ, ये चीज़ आपको पीपीटी के पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है और एक्चुअली वो हट जाता है। और ये जो ब्राउन कलर का क्यूआर कोड दिया जा रहा है, वो अंक प्लस के वेबसाइट का क्यूआर कोड है। आप वेबसाइट के माध्यम से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, तो आप प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आईफ़ोन यूज़र हैं, तो ऐप स्टोर से भी हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यदि आप हमारी वेबसाइट में विज़िट करते हैं, तो वेबसाइट के माध्यम से भी हमारे डिफरेंट कोर्स को आप देख सकते हैं, डिफरेंट कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे मूव करते हैं और सॉरी अ, आगे कोई सवाल नहीं है। हम लोग यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं और बने रहिए मेरे साथ। आने वाले निकट भविष्य में यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवालों का समूह हम अपने पास में रखे हुए हैं और हर एक दिन आपको कम से कम 20 से 25 एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाए जाएँगे, उनको डिफरेंट तरीके से बताए जाएँगे और यहाँ हम सीसेट और जीएस दोनों पेपर की तैयारी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से करवाएँगे। आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा कभी हम टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद।